नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा ये जो हम बीमार क्यों होते हैं ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब टाइम है प्रश्न और उत्तर डिस्कस करने का। तो आज का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, वो है अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। तो अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां हैं ताजा, स्वच्छ तथा पौष्टिक आहार, सामुदायिक स्वच्छता। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, वो है रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए कि रोग से कैसे हम एक दूर हो सकते हैं। पहला प्रश्न था हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है, दूसरा प्रश्न है कि हम रोग से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो रोग मुक्ति के दो आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, अच्छा ताजा और संतुलित आहार, स्वच्छता के अनुरूप आदतें तथा स्वच्छ वातावरण। तो ये देखिए, हमारा स्वास्थ्य की बात करें, रोग मुक्ति की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें एक उनका आपस में रिलेशन मिलता है और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न क्यों हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे नहीं है, परंतु दोनों आपस में पूरी तरीके से उनका आपस में संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ हमें स्वच्छ भी रहना आवश्यक होता है। एक और प्रश्न आ रहा है, ऐसे तीन कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो ऐसे तीन कारण जिससे हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं, वो हैं शरीर के कुछ अंग तथा तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, अनायास ही हमें थकान या कमजोरी की एक फीलिंग आती है, या किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो। यदि ये लक्षण हमें दिखाई दे तो हम दवा लें या ना लें, परंतु हमें चिकित्सक से परामर्श अवश्य करना चाहिए। कभी कभी होता है कि एक हम अगर बॉडी का हम रेस्ट दें तो जो हमें सिम्टम्स हमारे शरीर में दर्द है वो दूर हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर कोई शारीरिक कष्ट है तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है, अंदर हमारे इन्फेक्शन हो जिसके कारण हो रहा हो। इसलिए हमें एक बार जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, उससे एक बार कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों। यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, आपके शरीर में मीस बालों में जुए हैं, या आप मुहासों से ग्रस्त हैं। तो पीलिया रोग लंबे समय तक रखने से यकृत ठीक से कार्य नहीं करता, और जो यकृत मीन्स लिवर एक अति महत्वपूर्ण अंग है। हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं वो हमारे यकृत से ही निकलते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या पाचन क्रिया पर बुरा असर डाल सकती है, और लंबे समय तक अगर पीलिया रोग रहे तो वो जानलेवा भी हो सकता है। अगर हम जूं की बात करें तो मानव के केश में बढ़ते हैं, ये दीर्घकालिक हो सकते हैं, ये स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं डालते, पर सर में खुजली जरूर होती है और इससे आपको परेशानी, और अगर कहीं तो कंसंट्रेशन जो आपका है वो कहीं आपका एक प्रॉपर नहीं जाता है किसी भी कार्य में। मुहासे जो है त्वचा में दीर्घकालीन स्थिति तक रहते हैं, और इन मुहासों में क्या होता है, लाल फुंसियां होती हैं। वैसे आपका कोई और ज्यादा एक बॉडी को इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें दर्द बहुत होता है, एहसास उसका दर्द का बहुत ज्यादा एहसास होता है। तो फिर आगे वही है कि आपके कहीं शरीर में दर्द हो तो आपका और क्रियाओं में ध्यान नहीं लगता है, आप डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन मुहासों के साथ एक चीज और है कि अगर आपके बहुत ज्यादा है, उसमें पस आ रहा है, तो एक बार ब्लड का टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि कभी कभी वो ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से आपके मुंह पर मुहासे आते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आपके सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। पौष्टिक भोजन से हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि मिलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ये शरीर की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करते हैं और बीमारी को जल्दी दूर करने में सहायक होते हैं।
भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, सुपाच्य भी होना चाहिए। पौष्टिक हो प्लस हमारा डाइजेशन एक इजली हो जाए। हमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम बीमार हैं तो हमारे अंदर का सिस्टम काफी वीक होता है। तो इसलिए हम हल्का भोजन लेते हैं, जैसे उसका प्रॉपर डाइजेशन हो। और प्रॉपर डाइजेशन होने से, एक पाचन होने से हमारे अंदर ऊर्जा आती है। और जब ऊर्जा मिलती है तो अपने आप ही शरीर, जैसा हम जानते हैं कि एक डिफेंसिव सिस्टम क्रिएट कर लेता है, और जो भी हमारे एक सूक्ष्म जो हमें इन्फेक्शन कर रहे हैं, जो हमें बीमार कर रहे हैं, उनसे लड़ने में, उसमें हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। तो भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भोजन से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? संक्रामक रोग फैलने की ये हैं विधि, जो एक जिनके थ्रू संक्रामक रोग फैलते हैं। रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्पर्श द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, रक्त आदान प्रदान द्वारा, और यह कीट, मक्खी, मच्छर आदि के कारण से। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए, विद्यालय की बात है तो इसको आपको और ध्यान से समझना चाहिए कि संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए हमें ये निम्नलिखित सावधानियां लेनी बहुत आवश्यक है। रोगी साथी को अलग सीट पर बैठने या छुट्टी लेने की सलाह दें। कक्षा तथा स्कूल में सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चे कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, और वो अगर बहुत समय तक जमीन में रहे तो उस पर कीटाणु डेवलप हो सकते हैं, आपके वही सूक्ष्म डेवलप हो सकते हैं, जो आप में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें डेली हमारी पूरा एक साफ होना चाहिए। रोगी होने पर अन्य साथियों में चर्चा करके रोग के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा रोग है जो फैल रहा है वहां पर, तो सबके बीच में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बताना चाहिए कि ऐसा रोग फैल रहा है, ये ग्रसित है, आप लोग सावधानी लीजिए और रोगी होने से बचिए। विद्यालय के चिकित्सक से परामर्श करना तथा रोग के बारे में सभी छात्रों को बताना, और उसके साथ साथ अगर उसके रोग से रिलेटेड कोई टीका है तो उसका टीकाकरण जरूर करने की एक विद्यालय में भी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिरक्षीकरण क्या है? एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की विधि को प्रतिरक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और ये जो रोगाणु होते हैं ये कमजोर रोगाणु होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले हों। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं की प्रतिक्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता कोई रोगाणु उसके संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उससे वो नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या है? तो ये एक हमने अपने एजम्पशन करके लिख दिया है, आपके पास कोई और आंसर है तो आप दे सकते हैं कि हमारे पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में पोलियो, टिटनेस, टाइफाइड, काली खांसी, चेचक, पीलिया आदि के टीकाकरण कार्यक्रम उपलब्ध हैं, और हमारे क्षेत्र में हृदय रोग, मधुमेह, मलेरिया आदि स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं हैं। तो आप यहाँ पे कोई और समस्या है, आपके पानी से रिलेटेड कोई समस्या है, या हवा का प्रदूषण ज्यादा है, तो अस्थमा की समस्या है, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमने ये प्रश्नों के जब भी हम उत्तर डिस्कस करते हैं, हम पूरे चैप्टर का एक रिव्यू कर लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। जब जैसे जैसे उत्तर करते हैं तो हम रिलेशन बना सकते हैं, और इससे हमें एक चीज ये भी पता चलती है कि कौन सा टॉपिक हमें क्लियर हो गया, कौन सा टॉपिक अभी लग रहा है इसके बारे में पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया। तो
आप वो वाला टॉपिक स्पेशल आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसका सेशन भी इसमें चूज करके आप फिर से देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रश्न है हमसे आप ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।